नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बायोलॉजी विषय के अंतर्गत आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्लड के रिगार्डिंग। सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है ब्लड के रिगार्डिंग कि ब्लड क्या होता है। ब्लड या यूं कहें रक्त या कहें रुधिर या देसी भाषा में बात करें तो खून। तो ये सारे शब्द समान हैं और ब्लड एक वो चीज है हमारी बॉडी में फ्लो करने वाली जो क्या है बेसिकली हर चीज की सप्लाई कर रही है हमारी बॉडी में, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। उन दोनों गैसों का गैसेस एक्सचेंज की हम बात करें या फिर हम बात करें कि न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बॉडी में कैसे हो रही है, तो पूरी बॉडी में सप्लाई होती है किसके माध्यम से होती है? वो ब्लड के माध्यम से होती है। तो हम यूं कहेंगे कि ब्लड एक मीडियम है, ब्लड एक माध्यम है, ठीक है। और ब्लड एक इतना इंपॉर्टेंट माध्यम है कि उसका अपने आप में एक विशेष भूमिका है, उसकी अपने आप में एक विशेष रोल है, एक वाइटल रोल वो प्ले करता है। इतनी बात समझ में आई कि कोई भी चीज, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में खाना गया पेट में, जनरल सी बात है खाना पेट में गया, लेकिन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब दैट मींस खाना पहुंचता है, खाने की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पहुंचते हैं कहाँ? ब्लड में, और ब्लड से उसकी सप्लाई की जाती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट टिश्यूज को, अल्टीमेटली सेल्स को उनकी सप्लाई कर दी जाती है। इज दैट क्लियर? अब देखिए, ब्लड की मैंने डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है, आप नोट करना चाहो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। एक इजी सी डेफिनेशन बनाने के हमने प्रयास किया था, एक आसान सी परिभाषा भी हमने दी है ब्लड की कि ब्लड क्या होता है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो यहाँ हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपरली ब्लड के रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखिए, डेफिनेशन जो लिखी हुई है उसके रिगार्डिंग पहले बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है, आखिर ब्लड क्या होता है, ठीक है। इसको डिफाइन करेंगे, एग्जैक्ट वर्ड्स में हमें लिखना पड़े तो हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। बात देखिए, ब्लड इज ए बॉडी फ्लूइड। ब्लड क्या है? बॉडी का एक फ्लूइड है, जानते हैं। इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग में और अदर एनिमल्स में, दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। जो किसकी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, जो किसको एक जगह से दूसरी जगह पे दे रहा है, किस किस को? न्यूट्रिएंट्स को, कहने का मतलब फूड मॉलिक्यूल्स को, फूड सब्सटेंस को और ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? उसकी सप्लाई कर रहा है, कहां? टू सेल, हर एक सेल तक उसकी सप्लाई कर रहा है, कौन? ब्लड। एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब समझे आप कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में उसको हमने ऑक्सीडाइज किया, तो खाने की जो पचने की जो प्रक्रिया थी, जो खाना पचा था, जो केमिकल रिएक्शंस हुई थी खाने के ऊपर, उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट बने जिनकी हमारी बॉडी में कोई नीड नहीं है, तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट हो गए। मेटाबॉलिज्म के द्वारा बने हुए वो वेस्ट जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट। तो मेटाबॉलिक वेस्ट कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमें बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, तो CO2 मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको भी बॉडी से बाहर निकालेगी, अवे फ्रॉम दोज सेम सेल, उन सेम सेल से। तो सेम सेल ने क्या काम किया? ऑक्सीजन को तो ले लिया, और क्या कौन सी गैस दे दी उसने ब्लड को? ब्लड से ऑक्सीजन गैस ले ली, किसने? सेल ने। और कौन सी गैस दे दी? उसको दे दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बॉडी से बाहर निकालने का काम भी कौन कर रहा है? जो मीडियम का रोल प्ले कर रहा है, जो एक माध्यम की तरह कार्य कर रहा है, वो क्या है? ब्लड। जो हमारा रुधिर है, जो हमारा रक्त है, वो एक माध्यम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ब्लड इज ए बॉडी फ्लूइड। ब्लड एक बॉडी फ्लूइड है दैट इन अ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू सेल and transport metabolic waste, that is CO2, carbon dioxide is a metabolic waste, you know, away from those cell, उन सेल से दूर ले जाता है, अवे करता है, दूर ले जाता है, किसको? CO2 को। किससे? सेल से, क्योंकि सेल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट सब्सटेंस है, अगर वो सेल में रहेगी तो वो नुकसानदायक सिद्ध होगी, इसलिए हमें उसको बाहर भेजना पड़ेगा। तो बाहर कौन लेके जाएगा उसको? ब्लड लेकर के जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। दूसरी बात, एक ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करता है ये, ठीक है। और टिश्यू क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। वी नो दैट ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू विच परफॉर्म द सेम फंक्शन, विच परफॉर्म एनी पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो ये एक टाइप का टिश्यू है क्योंकि इसमें बहुत सारी सेल्स होती है। जानते हो आप, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा ब्लड सेल्स के बारे में, RBC रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स।
थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट, तो ये सारी जो सेल्स होती हैं ये ब्लड की सेल्स हैं। तो कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन शायद आपको यहाँ तक पूरी क्लियर समझ में आ गई होगी। एक ऐसा माध्यम जो हमारे शरीर को एनर्जी यानी कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट शरीर में बनते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो कुछ चीजों को लेकर के आ रहा है, कुछ चीजों को बाहर निकाल रहा है। तो ये लाने और ले जाने की जो घटना है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? ब्लड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, उसके बाद में देखिए कंपोजिशन की बात करते हैं। किस किस से मिलकर के ये बनता है, जो ब्लड जो है वो किस किस से मिलकर के बनता है। ब्लड की कंपोजिशन की रिगार्डिंग बात करते हैं। ब्लड का कंपोजिशन क्या है? देखिए ब्लड जो है मेनली दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा यानी कि लिक्विड सब्सटेंस, जानते हो प्लाज्मा। और एक होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। देखिए प्लाज्मा कितने परसेंट है? ज्यादा होती है प्लाज्मा, हम कहेंगे लगभग 55% प्लाज्मा होती है। तो बचा क्या? 100 में से 55 माइनस करेंगे तो 45। तो इनका जो कंपोजिशन है, इनका जो अपना ऑक्यूपेंट्स है वो कितना हो गया? 45%। तो 55% क्या है? प्लाज्मा, और 45% क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आपने सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। आप इसको ऐसा मान सकते हो कि ये प्लाज्मा एक टाइप का सॉल्वेंट है, और इस सॉल्वेंट में क्या चीजें घुली हुई हैं? क्या चीज सॉल्यूट क्या है? आप कहोगे कि ब्लड सेल्स यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है वो सॉल्यूट है। ये समझने के लिए बताया मैंने। तो प्लाज्मा 55% है। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात हम बाद में करते हैं, पहले थोड़ा प्लाज्मा के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या है? हम कहेंगे एक स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड वाटरी सब्सटेंस होता है। प्लाज्मा क्या है? एक स्ट्रॉ कलर्ड वाटरी सब्सटेंस है। ठीक है, कहने का मतलब एक फ्लूइडी सब्सटेंस, एक वाटरी सब्सटेंस है। इस प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात करें, इस प्लाज्मा में लगभग वाटर जो है 90 to 92% होता है। 90 से 92% जो है इसमें वाटर पाया जाएगा। किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर 90 से 92%। हमने कहा है कि वाटरी फ्लूइड है, क्योंकि इसमें जो मेन कंटेंट होगा वो क्या होगा? वाटर होगा। इसमें क्या होगा? वाटर होगा। और इसमें कुछ अमाउंट में, बहुत ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में कुछ आयंस भी होते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, ये सब आयंस भी होते हैं। इनके अलावा इसमें अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, ठीक है, वो सब भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए वाटर 90 से 92%, आयंस बहुत ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत माइन्यूट अमाउंट में पाए जाते हैं। आयंस कौन कौन से होते हैं? सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, और कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, बाइकार्बोनेट होते हैं। तो ये 4-5 आयंस के नाम याद रखेंगे प्लाज्मा के अंदर, जो कि पाए जाते हैं। एक टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। दूसरी बात हमने की कि 90 से 92% इसमें क्या पाया जाता है? 90 से 92% इसके अंदर मेनली जो है क्या पाया जाएगा? ध्यान रखेंगे 90 से 92% पानी पाया जाएगा, वाटर पाया जाएगा। उसके बाद में प्रोटीन्स की बात करते हैं। लगभग 6 to 8% इसमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं। प्रोटीन्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं प्लाज्मा के अंदर। प्रोटीन्स कौन कौन सी है? हमने 3 प्रोटीन्स का जिक्र किया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी ने 3 प्रोटीन्स का जिक्र किया है। नंबर 1 फिब्रिनोजन प्रोटीन, नंबर 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन, और नंबर 3 एल्ब्यूमिन प्रोटीन। 3 टाइप के प्रोटीन है, एक फिब्रिनोजन है, एक ग्लोबुलिन है, और एक क्या है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद में हम इनका फंक्शन भी जान लेते हैं कि बेसिक जो फंक्शन हमें पता होने चाहिए एटलीस्ट, कि इनकी फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है। देखिए फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो क्या है? एक क्लोटिंग प्रोटीन है। जब ब्लड क्लोट होता है, जब कहीं चोट लग जाती है तो खून बहता रहता है कुछ समय के लिए, लेकिन कुछ समय बाद में वो खून बहना बंद हो जाता है, क्योंकि रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक है, रक्त का थक्का बन जाता है, ब्लड की कोएगुलेशन हो जाती है, ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है। तो क्लोटिंग कौन करवाता है? वो क्लोटिंग करवाता है फिब्रिनोजन प्रोटीन। ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो फिब्रिनोजन प्रोटीन जो कि प्लाज्मा में पाई जाती है, वो क्या कर रही है? क्लोटिंग कर रही है। सेकेंड वन ग्लोबुलिन प्रोटीन, इसका काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस में। ऑस्मोसिस समझते हो? द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने सेल वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाती है कि किस चीज को अंदर एंट्री देनी है, किस चीज को नहीं। तो वो ग्लोबुलिन प्रोटीन चीज को कंट्रोल करती है। अगली आती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म, जो बॉडी को बीमारियों से बचाती है। बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून रेस्पॉन्स
कुछ इम्यून सिस्टम से संबंधित जो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम होता है। इतना पढ़ने के बाद में आपने जाना कि ब्लड का कंपोजिशन में कि प्लाज्मा 55% होती है और इसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो 45% होते हैं। प्लाज्मा के अंदर 3 चीजें होती हैं, आयंस होंगे, वाटर होगा और प्रोटीन होंगी। प्रोटीन 3 टाइप की होती है, हमने जिक्र किया है प्रोटीन में, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन प्रोटीन। अब हम पढ़ते हैं उसके बाद में क्या फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, ब्लड की सेल्स के बारे में। प्लाज्मा पढ़ने के बाद में, प्लाज्मा में हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा का जो कंपोजिशन होता है, प्लाज्मा के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें थी। एक प्रोटीन थी, वाटर लगभग 92% था, प्रोटीन 3-4 टाइप की प्रोटीन हमने पढ़ी थी, कुछ हमने आयंस पढ़े थे, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन। देखिए इन सब आयंस के बाद में एक चीज और होती है प्लाज्मा के अंदर, उनको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। अब ये चीज क्या होती है, नई चीज आई, क्लॉटिंग फैक्टर क्या होती है। क्लॉटिंग फैक्टर दैट मीन्स वो चीजें जो कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करें, ऐसी चीजें जो कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करें, वो हो जाएंगे क्लॉटिंग फैक्टर। अब क्या होता है ये, देखिए बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे चोट लगती है तो वो टिश्यू, जो इंजर्ड टिश्यू है वो प्लस प्लेटलेट्स, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं, ये इनकी वजह से जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, वो एक्टिव फॉर्म में जाते हैं। तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर ना हो तो ब्लड का कोagulation नहीं होगा। और क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा पाए जाते हैं। अब एक वर्ड आया है नया, सीरम। सीरम का मतलब क्या है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। अगर प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर को एक्सक्लूड कर दें, प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें, उसको हम बोलेंगे सीरम। नाम बहुत बार सुना होगा आपने, अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि ये सीरम है क्या, प्लाज्मा पढ़ते हैं सीरम पढ़ते हैं तो बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो सीरम क्या है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। कहने की तात्पर्य सीरम है, सीरम क्या है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। अगर हमने प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया, हमने उसको बाहर निकाल दिया, तो जो बचा हुआ मटेरियल होगा वो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे सीरम। व्हाट इज सीरम? सीरम इज नथिंग बट the plasma without the clotting factor. If we exclude all of the clotting factors that is present in the plasma, so after exclusion of the clotting factor, the remaining material of the plasma is considered as the serum. ये बात क्लियर हुई? सो प्लाज्मा की कंप्लीशन के बाद में अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। आप जानते हो कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स दैट मीन्स द डिसॉल्व्ड, यू कैन से दैट प्लाज्मा इज अ टाइप ऑफ लिक्विड सब्सटेंस। और जो उस लिक्विड सब्सटेंस में फ्लोट कर रहे हैं, या यूं कहें कि जो उसके अंदर जो सॉलिड सब्सटेंस हैं वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। हम जानते हैं कि प्लाज्मा इज अ टाइप ऑफ फ्लूइडी मटेरियल, वाटर सब्सटेंस दैट कंटेन द 90 to 92% approximately water content, some of proteins, some of ions and some of the important clotting factors that is responsible for the coagulation or the clotting of the blood. So after completion of that particular thing, so now we have to move towards the formed elements. So basically what is formed elements? Formed elements is just the total cells. Cells, RBC, red blood corpuscles, white blood corpuscles and third one is the platelets. So हमने बात की कि formed elements क्या हैं। formed elements का मतलब है कि जो cells blood में पाई जाती हैं, blood की cells को ही formed elements कहा जाता है। कौन कौन सी हैं? red blood cells, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इन्हीं का नाम है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जो आरबीसी लिखी हुई है, आरबीसी, इस आरबीसी को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी लिखा हुआ है, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। यहां प्लेटलेट्स लिखा हुआ है, प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। सो आरबीसी इरिथ्रोसाइट। दूसरी चीज हमने बात की, WBC is leukocyte and third one is the platelets. So platelets is the thrombocyte. Erythrocyte, leukocyte, thrombocyte, 3 चीजें हुई। इन्हीं को कलेक्टिवली कहा जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हमें ब्रीफली डिस्कस करना है, 1 by 1 करके हमें डिस्कस करना है। सो फर्स्टली हमें जो डिस्कस करना है टॉपिक, वो हम बात करेंगे इरिथ्रोसाइट। और इरिथ्रोसाइट को कहा जाता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कि आरबीसी को ही क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद में देखिए इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी। आरबीसी नाम में एक वर्ड आ रहा है रेड, रेड दैट मींस रेड कलर। सो जो ब्लड का कलर जो रेड है वो क्यों है, वो इसी वजह से है क्योंकि ब्लड के अंदर आरबीसी पाई जाती हैं। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो पिगमेंट, उस पिगमेंट की वजह से रेड कलर होता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलरेशन ऑफ द ब्लड, सो सिंपल आंसर इज दैट हीमोग्लोबिन, दैट इज द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट दैट इज फाउंड इन द आरबीसी। आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा पिगमेंट जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है, उसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो ब्रीफली डिस्कस करना है सबसे पहले इरिथ्रोसाइट के बारे में, और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेंगे, तो वो सब हम देखते हुए चलेंगे क्या चीजें हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सब के ऊपर चर्चा करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स किसको कहा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों को अल्टीमेटली कलेक्टिवली क्या कहा गया? फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा गया। ठीक है, देखिए इरिथ्रोसाइट के बारे में पहली बात हमें तीनों को पढ़ना है, आरबीसी को पढ़ना है, डब्ल्यूबीसी को पढ़ना है, प्लेटलेट्स को पढ़ना है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का जो नाम है उसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट। आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट। आरबीसी रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी इसको कहा जाता है। दूसरी बात, जो रेड कलर का पिगमेंट इसमें पाया जाता है उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। नाम क्या होता है उसका? हीमोग्लोबिन। ये रेड कलर का जो पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन उसका नाम होता है, जो कि इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है। देखिए गौर से, हीमोग्लोबिन जो वर्ड है ये खुद दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हीम और एक ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन, ठीक है। पहले लिखा हुआ है हीम के बारे में, फिर ग्लोबिन के बारे में। हीम का मतलब क्या है? हीम का मतलब यहां देखिए, हीम मतलब कि हीम का मतलब यहां क्या बताया है? आयरन। हीम मतलब आयरन बताया। हीम का मतलब आयरन, और ग्लोबिन एक टाइप की प्रोटीन्स है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स की चेन होती है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, 4 सबयूनिट्स होती हैं। इतना कुछ ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, बस ध्यान देते चलिए। हीमो यानी कि आयरन, हीम यानी कि आयरन, और आयरन की वजह से ही आयरन ही बाइंड करता है किसको? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को भी। तो जो आयरन है दैट कैन बाइंड मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। लिखा हुआ है स्पष्ट कि एक आयरन जो है हीमोग्लोबिन में एक आयरन होता है, तो हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 को कैरी कर सकता है, बाइंड कर सकता है। उसको पकड़ेगा, बाउंड करेगा अपने साथ, और उसको जहां भी टिश्यू में, जिस भी टिश्यू में, जिस पर्टिकुलर सेल में उस ऑक्सीजन की जरूरत होगी, वहां जरूरतमंद जगह पर, जरूरतमंद स्थान पर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन Hb मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ये Hb जो लिखा हुआ है यहाँ, इस Hb का मतलब है हीमोग्लोबिन। जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर में ट्रेवल करते हुए जाएगा, जहां पर उसकी जरूरत होगी उस जरूरत वाले स्थान पर उस ऑक्सीजन को छोड़ देगा, एक रिवर्सिबल मैनर में। रिवर्सिबल में जो रिवर्स हो सकता है, जो छोड़ भी सकता है, पकड़ भी सकता है, तो वो उस ऑक्सीजन को छोड़ देगा वहां और खुद वापस चला आएगा। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन समझ में आया? देखिए, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के अंदर ईच 100 ml ऑफ ब्लड, हर एक प्रत्येक 100 ml ऑफ ब्लड में कम से कम 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ये निश्चित मात्रा बताई हुई है। अगर इससे कम होगा, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा इससे कम होगी तो उसमें क्या होगा? अगर हीमोग्लोबिन कम तो ऑक्सीजन भी बाउंड नहीं हो पाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं बाउंड हो पाएगी तो शरीर को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एनीमिया। वो कंडीशन कहलाती है क्या? एनीमिया, ठीक है। एनीमिया बोलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी होना। तो जब एनीमिया में क्या होता है, जनरली चक्कर आते हैं, थोड़ी परेशानी जो बनती है, तो हर एक 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम होना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन की बॉडी में कमी होगी उस कंडीशन को हम बोलेंगे एनीमिया, खून की कमी होना, ठीक है। अब देखिए आरबीसी की शेप की बात करते हैं। आरबीसी की शेप कैसी होती है? आरबीसी की शेप होती है बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव मतलब कि सपोज करो इस तरीके से कोई डिस्क शेप में स्ट्रक्चर है, ये डिस्क शेप में स्ट्रक्चर है, तो ये यहाँ से भी धसी हुई है और ये इस साइड से भी धसी हुई है, ठीक है। धसी मतलब थोड़ा नीचे की ओर पुश है, ठीक है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो आप एज्यूम करना कि ऊपर से भी पुश है थोड़ी और नीचे से भी पुश्ड है, तो क्या मानोगे? बाई इन दोनों साइड से, यहाँ से भी कॉनकेव स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ से भी कॉनकेव स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ से भी कॉनकेव स्ट्रक्चर बन रही है। तो इस कॉनकेव स्ट्रक्चर को दो तरफ से बन रही है, 1 और 2, तो इसको बोलते हैं बाइकॉनकेव। ये बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज, देखो यहाँ मैंने ये आरबीसी बनाई है, ये मैंने इसके मिडिल पोर्शन बनाया, इसको हम कट करते हैं क्रॉस सेक्शन, तो हमें आरबीसी कुछ इस टाइप में, हमें देखो यहाँ से धसी हुई नजर आ रही है बीच वाली पोर्शन से, यहाँ से
ये धसी हुई नजर आ रही है थोड़ी, ये कॉनकेव शेप में यहाँ से, ठीक है, कॉनकेव ऊपर से भी नीचे से भी, इसलिए बाई कॉनकेव, दोनों साइड से कॉनकेव स्ट्रक्चर है इसलिए बाई कॉनकेव बोलेंगे। ये बाई कॉनकेव शेप भी अपने आप में एक अच्छा रोल प्ले कर रही है। क्यों? क्योंकि ये बाई कॉनकेव शेप सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, जिससे कि मैक्सिमम डिफ्यूजन हो सकता है, मैक्सिमम गैस अंदर आ सकती है, डिफ्यूजन हो सकता है रेस्पिरेटरी गैसेस, जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। तो ये बाई कॉनकेव शेप होती है। आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आया कि क्या सिग्निफिकेंस है। उसके बाद में देखिए आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, आरबीसी बनती कहाँ है। आरबीसी बनती है रेड बोन मैरो में। अब ये क्या चीज है, रेड बोन मैरो क्या चीज है? हमारी बोन्स, अलग अलग बोन्स होती हैं जो फ्लैट बोन्स हो, जैसे कि हिप बोन है, ब्रेस्ट बोन है, और फीमर बोन होती है, जांग वाली हड्डी, थाई बोन। इनका जो एंड पोर्शन होता है, टर्मिनल पोर्शन, वहां पर कुछ स्पॉन्जी टिश्यूज पाए जाते हैं, वहां पर कुछ स्पॉन्जी टिश्यूज इसके अंदर पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं रेड बोन मैरो। और ये जो है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और कुछ प्लेटलेट्स वगैरह का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ से जो है ये आरबीसी बनती है, कहाँ से? रेड बोन मैरो से। तो रेड बोन मैरो से क्या बन रही है? आरबीसी प्रोड्यूस हो रही है। आरबीसी बनने की प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम द रेड बोन मैरो। दिस इज द प्रोसेस बाय विच द रेड ब्लड सेल्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रेड बोन मैरो एंड होल दिस प्रोसेस इज रिगार्डेड एज द इरिथ्रोपोइसिस। क्लियर हुई ये बात? इरिथ्रोपोइसिस समझ में आई? उसके बाद में देखिए लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का समय कितना होता है? देखिए जनरली हम एक जो बात है हम बोलते हैं 120 डेज, लेकिन जो रेंज की बात करें तो लगभग 100 to 120 डेज, 100 से 120 दिन का जीवन काल होता है आरबीसी का। एक आरबीसी लगभग 120 दिन तक जिंदा रहती है, ठीक है। जब 120 दिन का कार्यकाल पूरा हो जाता है, अपना ये काम कर देती हैं, तो उसके बाद में क्या होता है? स्प्लीन और लीवर, स्प्लीन एंड लीवर में मैक्रोफेज, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, मैक्रोफेज की हेल्प से इनको डिस्ट्रक्ट कर जाता है, इनको नष्ट कर दिया जाता है, और इनको नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए स्प्लीन को, लीवर को बोल देते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड बोले तो कब्रिस्तान, क्योंकि यहाँ पे मरते हैं, आरबीसी किल होती हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, आरबीसी जो है एक इन्यूक्लिएटेड सेल है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरबीसी इज इन्यूक्लिएटेड सेल, मतलब कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केवल साइटोप्लाज्म होगा और केवल उसकी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आरबीसी में केवल क्या होगा? द सेल विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है, इसको विदाउट न्यूक्लियस ये सेल होती है। इतनी बात समझ। दिस इज ऑल अबाउट द आरबीसी और द सो रेड ब्लड सेल पढ़ने के बाद में, कंप्लीशन करने के बाद में उनका, अब सेकंड जो टॉपिक है वो आता है डब्ल्यूबीसी का, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। और व्हाइट ब्लड सेल्स को बेसिकली ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स इज आल्सो कंसिडर्ड एज डब्ल्यूबीसी और यू कैन से दैट व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस। सो डब्ल्यूबीसी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखती है ब्लड के अंदर, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अलग अलग इसके फंक्शंस होते हैं, इसके टाइप्स भी कई सारे होते हैं, वो सभी डिस्कस करने हैं। तो पढ़ते हैं सबसे पहले डब्ल्यूबीसी। सबसे पहले जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी का नाम हमने व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या डब्ल्यूबीसी ही क्यों रखा। हमने कहा था कि रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि इनका कलर रेड था, इस वजह से नाम दिया था। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी को नाम व्हाइट क्यों दिया, क्योंकि ये कलरलेस होती हैं, ठीक है। और सिंपल सी बात है, कलरलेस, कुछ किसी भी कलरलेस चीज को हम कह सकते हैं कि वो व्हाइट हो सकती है, मे बी। तो कलरलेस क्यों है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन के जैसा कोई पिगमेंट नहीं पाया जा रहा था। सो इसीलिए ये कलरलेस है, और कलरलेस को हमने व्हाइट कंसीडर कर लिया, इसको नाम दिया व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और इसको ल्यूकोसाइट, आप जानते हो ल्यूकोसाइट इसका नाम था ही। अब देखिए कलरलेस होती हैं ये क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, दीज आर द कलरलेस ब्लड सेल्स बिकॉज देयर इज लैक ऑफ हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट्स। कोई हीमोग्लोबिन तरह इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता जिसकी वजह से इसको कोई स्पेसिफाइड कलर प्रोवाइड किया जाए। पहली बात क्लियर हुई। उसके बाद में ये संख्या में भी कम होती हैं। हमने देखा था कि जो रेड ब्लड सेल्स थी वो उनकी संख्या काफी ज्यादा थी, तो उनके कंपैरिजन में इनकी संख्या काफी कम होती है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 7000 पर mm³ होती हैं, ठीक है, पर mm³ में। तो ये mm³ वाला चक्कर में थोड़ा आपको समझा देता हूं। देखो एक क्यूब अलग इस तरीके से क्यूब ड्रॉ होता है, तो अगर हम इसकी विड्थ, इसकी लेंथ, इसकी हाइट टोटल हम अगर
1 mm माने, ठीक है, यानी कि 1 mm क्यूब का कोई एक बॉक्स है, इस बॉक्स में जितना ब्लड फिल्ड होगा, इस बॉक्स के अंदर जितना ब्लड आएगा, तो उतने ब्लड में, ठीक है, ध्यान से सुनना, उतने ब्लड में 7000 जो होंगी वो WBC होंगी। सीधी सी बात है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं एज कंपेयर टू RBC कम होती संख्या में, कलरलेस होती हैं। अगली बात, लाइफ स्पैन की बात करें, संख्या में तो कम है, इनका जीवन काल भी कम होता है, संख्या में तो कम थी ही ये, इनका जो लाइफ स्पैन है वो भी कम होता है, अबाउट 3 to 4 days, लगभग 3 से 4 दिन का इनका कार्यकाल होता है, लगभग 3 से 4 दिन में ये जो है खत्म हो जाती है और वापस से रीजनरेट होती है, नहीं बनती है। तो लगभग 3 से 4 दिन का जो इनका कार्यकाल होता है, जीवन काल होता है, सॉरी। अगली बात, ये अमीबोइडल लोकोमोशन शो करती हैं, अमीबोइडल मतलब अमीबा की तरह ये मोशन शो करती है। हम जानते हैं कि अमीबा अपनी शेप को चेंज करता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, अपनी जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, सेल एनवेलप होता है, उसको वो आगे सरकाता है, ठीक है। तो वो जो मूवमेंट होती है अमीबा की जैसी, अमीबोइडल लोकोमोशन ये मूवमेंट शो करती है कौन सी, WBC सेल। 3 बात हमने की है यहाँ पे। सबसे पहली बात की ये कलरलेस होती हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन इसमें एब्सेंट होता है। दूसरी बात की हमने इनकी संख्या जो है काफी कम होती है, लगभग 7000 पर mm क्यूबिक ब्लड में ये आती हैं। उसके बाद हमने कहा लाइफ स्पेन इसका काफी कम होता है, 3 to 4 days लगभग होता है। अगली बात हमने की कि जो ये सेल्स होती हैं, इन सेल्स में अमीबोइडल लोकोमोशन शो, अमीबा की तरह ये मोशन करती, मूवमेंट करती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ये अमीबोइडल मोशन शो करेंगी। अगली बात जानते हैं, जो WBC है उसको हमने क्लासिफाई कैसे किया है, उसको हमने कौन सी क्लासेस में डिवाइड किया है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं ये कहेंगे, ठीक है। जो WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, बेसिकली जो WBC है आपकी, इस व्हाइट ब्लड सेल्स को, WBC को हमने ये कहा कि इस WBC को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक वो ग्रेन्युलोसाइट, एक हमने कहा एग्रेन्युलोसाइट। इसमें वर्ड आया है ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिनके साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस है, और इसके चारों ओर का जो ये है, इसमें दाने दाने से बिखरे आपको नजर आ रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म है। तो जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व हों, इसमें देखो आपको साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं आ रहे, इसमें ग्रेन्यूल्स हैं, दैट्स व्हाई दीस आर द ग्रेन्युलोसाइट, और इसमें नहीं है, इसके लिए हमने इसको बोलते हैं एग्रेन्युलोसाइट। तो 2 इसकी बेसिक क्लासेस हो गई, टोटल वैसे ये 5 टाइप की होती हैं, लेकिन ये 5 जो क्लासेस हैं इनकी वो 2 क्लासेस के अंदर आ रही है, ठीक है, ये 2 क्लास हैं इनकी, ये 2 सब क्लासेस हैं। फिर आगे फर्दर तो ग्रेन्युलोसाइट, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व हो वो ग्रेन्युलोसाइट, और जिनके स्ट्रक्चर में ग्रेन्यूल्स जो है ऑब्जर्व ना हो, कोई भी ग्रेन्यूल्स इसमें नजर नहीं आ रहा, ये होंगी एग्रेन्युलोसाइट। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, जो ग्रेन्युलोसाइट होती हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, वो अपनी स्ट्रक्चर को, अपनी शेप को बदलता रहता है, ठीक है, वो अलग अलग उनकी शेप हो सकती हैं, ठीक है, जैसे अलग अलग टाइप के यूसिनोफिल में अलग होगा, बेसोफिल में अलग, न्यूट्रोफिल में, तो अलग अलग तरीके का होता है। लेकिन अगर हम एग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो एग्रेन्युलोसाइट में स्ट्रक्चर जो है फिक्स होती है, तो ओवल शेप में होगा या फिर बीन शेप में होगा, ठीक है। तो 2 बातें हमने जानी। पहली बात, एग्रेन्युलोसाइट में क्या डिफरेंस है। ग्रेन्युलोसाइट में पहला डिफरेंस हमने जाना कि ग्रेन्युलोसाइट के अंदर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, इसमें नहीं पाए जाते। इसमें हमने बात की कि इसका जो न्यूक्लियस होगा वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा, यानी कि अलग अलग शेप, जो उसकी शेप चेंज होती रहती है, लेकिन इसमें फिक्स है, तो ओवल शेप में होगा या फिर बीन शेप में होगा। उसके बाद देखिए इनकी सब क्लासेस क्या हैं। ग्रेन्युलोसाइट की आगे फर्दर 3 क्लासें होती हैं, एक होती है इओसिनोफिल, एक होती है बेसोफिल, एक होती है न्यूट्रोफिल। थोड़ा ब्रीफ जान लो इनके बारे में। इओसिनोफिल का मतलब ऐसी सेल्स जो कि एसिडिक डाई से रंग जाएं, स्टेन हो जाएं, ठीक है, वो इओसिनोफिल। बेसोफिल जो बेसिक डाई से हो, न्यूट्रोफिल जो एसिड और बेस दोनों से हो जाएं, ठीक है, एसिड से भी हो जाएं और बेस से भी, ठीक है, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर ये तो न्यूट्रल बनाते हैं, तो ये न्यूट्रोफिल है। एक खास बात और, जो न्यूट्रोफिल होती है वो संख्या में सबसे ज्यादा होती है, लगभग 62%, अप्रोक्सीमेटली 62% जो है ये कंज्यूम करती हैं टोटल ल्यूकोसाइड का न्यूट्रोफिल, और बेसोफिल सबसे कम होती है, अप्रोक्सीमेटली 0.5% होती है। तो ये क्लास हमने पढ़ी ग्रेन्युलोसाइट के बारे में। अगली क्लास है एग्रेन्युलोसाइट। इसकी 2 टाइप होते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। वो हमें ये एक चीज हमें ब्रीफली पढ़ना है, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ग्रेन्युलोसाइट से। लिखा हुआ है ग्रेन्युलोसाइट, जो आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा हो ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में क्या है, पहली बात, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक बात क्लियर हुई। अगली बात क्या है, इनमें पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस देखो आप यहाँ बहुत लगभग 4-5 तरीके की मैंने शेल ड्रॉ की है, इनमें हर में न्यूक्लियस अलग अलग है। इसकी शेप गोल है, इसकी शेप कुछ अलग टाइप की, इसकी अलग टाइप की, इसकी अलग, तो न्यूक्लियस की शेप जो है अलग अलग है।
पॉली यानी कि बहुत सारे, तो ये बहुत सारे रूप, मॉर्फिज्म रूप, तो वो बहुत सारे रूप अपने दर्शा रहा है, इसलिए वो पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस जो है शो हो रहा है किसमें, ग्रेनुलोसाइट में। अब ग्रेनुलोसाइट को हमने पढ़ा 3 सब क्लासेस के अंदर, पहली क्लास इओसिनोफिल, दूसरी क्लास बेसोफिल, तीसरी क्लास न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल 3 पढ़ा। ए ग्रेनुलोसाइट की बात करें उसमें 2 क्लास, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है। इतनी बात जानने के बाद में जानिए इओसिनोफिल के बारे में पढ़ें। सबसे पहली सेल की डिस्कशन हम कर रहे हैं इओसिनोफिल। इओसिनोफिल क्या है, डब्ल्यूबीसी एक टाइप है। कौन सी डब्ल्यूबीसी का, ग्रेनुलोसाइट का एक टाइप है। तो ये क्या है, सबसे पहले जानिए, स्टेन्ड विद एसिडिक डाई। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एसिडिक डाई से, कैसी डाई से, ये एसिडिक डाई से स्टेन हो जाते हैं, इनके ऊपर कलर चढ़ जाता है, ठीक है। ये उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन सी डाई होगी, एसिडिक डाई, ठीक है। एक ऐसी डाई जिसका नेचर एसिडिक है, ठीक है। और वो डाई कौन सी होती है, इओसिन। इओसिन नाम की डाई को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनमें कलर आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको कह दिया कि वो इओसिनोफिल है, एसिडिक डाई से। इओसिनो, ध्यान रखेंगे, एसिड से इसका संबंध है। अगली बात करते हैं 2 to 3% टोटल डब्ल्यूबीसी। इओसिनोफिल जो है वो लगभग 2 से 3% होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी का, लगभग 2 से 3% जो है टोटल ये इओसिनोफिल कंज्यूम करती हैं। अगली बात, इनका फंक्शन क्या है, क्या काम होता है वो जानिए। रजिस्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन को रजिस्ट करती है, इन्फेक्शन के खिलाफ काम करती है, इन्फेक्शन को खत्म करने का प्रयास करती है, उसके खिलाफ काम करती हैं। अगली बात, एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, और एलर्जिक रिएक्शन जो होती हैं उसमें भी इनका इन्वॉल्व होता है। नंबर 1 ये इन्फेक्शन को रजिस्ट कर रही है, नंबर 2 ये एलर्जिक रिएक्शंस में भी इन्वॉल्व हो रही है, एलर्जिक रिएक्शंस में भी ये एसोसिएटेड है, ठीक है। इनका 2 फंक्शन हो गए। उसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट, ये बाइलॉब न्यूक्लियस, इनके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो बाइलॉब पाया जाता है, उसमें 2 लॉब पाई जाएंगी। देखो आपको 2 लॉब नजर आ रही है, एक लॉब ये वाली छोटी, एक ये वाली बड़ी लॉब, तो ये बाइलॉब इनका न्यूक्लियस होता है। सो दिस इज अबाउट द इओसिनोफिल। क्या क्या बातें हमने पढ़ी इओसिनोफिल। नंबर 1 ये एसिडिक डाई जिसका नाम क्या है, इओसिन। ये एसिडिक डाई इओसिन नाम की एक एसिडिक डाई से स्टेन होता है, इसके ऊपर कलर आता है, कलर को एब्जॉर्ब करता है। दूसरी बात, बाइलॉब न्यूक्लियस होता है, 2 लॉब्स होती है न्यूक्लियस में। तीसरी बात हमने की इसमें लगभग 2 से 3% इनकी जो टोटल संख्या होती है, टोटल ल्यूकोसाइट की बात करें उसका, इसके फंक्शन 2 हैं। कौन कौन से फंक्शन है, नंबर 1 ये इन्फेक्शन को रजिस्ट कर रहा है, इन्फेक्शन के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता बना रहे हैं। दूसरी बात, ये जो है एलर्जिक रिएक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो 2 चीजें हमने इसमें पढ़ी, किसके बारे में, इओसिनोफिल के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद में जो सेकंड है, हमने अभी पढ़ा इओसिनोफिल, इसके बाद में हम पढ़ते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल की खास बात यह है कि सबसे कॉमन टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है, सबसे कॉमन टाइप की ल्यूकोसाइट ये होती है। कॉमन क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती है, लगभग 62% ये हायर नंबर में पाई जाती है, ठीक है। आपने देखा कि और जो बाकी की डब्ल्यूबीसी हैं उनकी अमाउंट कम थी, उनके नंबर कम थे एज कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स किसके अंदर आ रही है, जानते हो किसके अंदर, ग्रेनुलोसाइट के अंदर, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। बात क्लियर हुई। इसके बाद में देखिए, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहली बात इसकी स्टेनिंग की, हमने स्टेनिंग के बेस पे इनको अलग अलग किया है। जो ग्रेनुलोसाइट को हमने स्टेनिंग बेस पे, एक एसिडिक डाई से जो हो रही है वो इओसिनोफिल, बेसिक से हो रही है वो बेसोफिल, और जो न्यूट्रल डाई से हो रही है एसिड से भी और बेस से भी, उसको हमने न्यूट्रोफिल नाम दिया। सो न्यूट्रोफिल की बात करें, स्टेन्ड विद एसिडिक एंड बेसिडिक डाई, क्योंकि ये एसिडिक और बेसिक दोनों डाई से ये स्टेन हो सकती हैं। एक बात क्लियर हुई, इसलिए क्या कह दिया इसको हमने न्यूट्रोफिल, क्योंकि न्यूट्रल एक्शन हो रहा है ना, एसिडिक भी और बेसिक भी। अगली बात, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, सबसे मोस्ट कॉमन है, 62% पाई जाती है, हायर नंबर है। अगली बात, हाईली लोबुलेटेड न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस में लॉब्स बहुत सारी होती हैं, लॉब्स, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर, कुछ उभरी हुई लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, लॉब्स बनी हुई है। आप देख पा रहे हो इसमें बहुत सारी, 1 लॉब, 2, 3, 4, 5, जगह 5-6 लॉब्स है, मल्टी लॉब्ड इसका न्यूक्लियस होता है। इसके बाद में इसका एक खास फीचर है, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, और उस घटना को हम बोलते हैं डायापेडिसिस। डायापेडिसिस क्या होती है, देखिए, जो ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ब्लड बहता है, ब्लड कैपिलरीज में जो है ब्लड वेसल्स के अंदर या ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड बह रहा है, उसमें आरबीसी भी, डब्ल्यूबीसी भी, इओसिनोफिल भी है, न्यूट्रोफिल भी, बेसोफिल, बहुत सारी सेल्स हैं। तो न्यूट्रोफिल की खासियत क्या होती है कि इनकी एक क्षमता होती है परमिएबिलिटी वाली क्षमता। परमिएबल दैट मीन्स किसी को क्रॉस करने की क्षमता। तो ये कैपिलरी की वॉल को क्रॉस कर देती हैं,
ये क्या काम करती हैं, ये कैपिलरी की वॉल को क्रॉस कर देती हैं। कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करने के बाद में ये जो उसके आसपास के टिश्यू होते हैं, जो सराउंडिंग टिश्यू होती है, सराउंडिंग सेल्स होती हैं, उनके बीच में ये आ जाते हैं। क्यों आते हैं? जब कोई फॉरेन मटेरियल, जब कोई फॉरेन मैटर आकर के बॉडी पे अटैक करता है तो उसकी एवज में, उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये जो है कैपिलरी वॉल को क्रॉस करके और एक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में ये हेल्पफुल होती हैं। इस घटना को बोलते हैं डायपिडेसिस। ठीक है, आप ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम से आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, ये जो है एक ब्लड वेसल है, इसमें से ब्लड कैपिलरी है, इसमें से ब्लड बह रहा है, और जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ की है वो WBC है, और जो आसपास ये है, ये सराउंडिंग टिश्यू है, ये सेल्स हैं। तो आपने देखा कि ये सेल्स यहां से क्रॉस होकर यहां आ रही हैं, यहां से क्रॉस होकर के ये सेल्स यहां आ रही हैं। इसका मतलब उसकी वॉल को क्रॉस करते हुए, उसकी वॉल को ऐसे क्रॉस करते हुए सराउंडिंग टिश्यूज में जा रही है, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जो है वो शो कर रही है। तो ये था न्यूट्रोफिल के बारे में। आपने पढ़ा यूसिनोफिल, आपने पढ़ा न्यूट्रोफिल, अब बचा हुआ है बेसोफिल, उसके बाद में ग्रेनुलोसाइट जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट वन टॉपिक है ग्रेनुलोसाइट का, उसको बोलते हैं, जो लास्ट है उसको हमने नाम दिया है बेसोफिल। बेसोफिल नाम में BAS, बेस वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स इट वुड बी स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज। ठीक है, ये बेसिक डाइज से स्टेन होगा। ठीक है, ये बेसिक डाइज से इसकी स्टेनिंग होगी, स्टेन विद बेसिक डाई लाइक मिथाइलिन ब्लू, और मिथाइलिन ब्लू के बाद में ये जो कलर एब्जॉर्ब करता है वो मिथाइलिन ब्लू डाई की वजह से ये ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। बात समझ आ गई होगी आपको। अगली लीस्ट इन नंबर, ये WBC आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली WBC कौन सी है, आप कहोगे बेसोफिल। आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली WBC कौन सी है, ल्यूकोसाइट कौन सी है, आप कहोगे न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल हायर इन नंबर एंड बेसोफिल सारा लोअर इन नंबर। ठीक है, टोटल ल्यूकोसाइट में। अगली बात, बेसोफिल जो सेल्स होती हैं WBC, वो क्या करती हैं, वो कुछ खास इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कराने वाले सब्सटेंस को रिलीज करती हैं, और वो सब्सटेंस कौन कौन से हैं? हिस्टामिन, हिपेरिन, सेरोटोनिन। तो ये मोस्ट ऑफ ये केमिकल्स हैं, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। इनको सिक्रीट कौन करता है? बेसोफिल सेल। तो ये सभी था अभी तक जो हमने पढ़ा बेसोफिल सेल के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा है अभी तक न्यूट्रोफिल को, ठीक है, हमने पढ़ा है अभी तक बेसोफिल को, हमने पढ़ा है इयोसिनोफिल को, और ये तीनों ही सब क्लासेस कौन सी क्लास के अंदर आती हैं? ये आती हैं मेनली जो ग्रेनुलोसाइट के अंदर। ग्रेनुलोसाइट कौन सी सेल्स? वो सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स पाई जाएं, वो होती हैं कौन सी? ग्रेनुलोसाइट। इसके बाद आपने ये सब जान लिया। ये सब जानने के बाद में अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ए ग्रेनुलोसाइट के बारे में। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट WBCs का, ल्यूकोसाइट भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो ए ग्रेनुलोसाइट का जो सबसे पहला एक फीचर है, इसका सिग्निफिकेंस है, वो सबसे पहले हम ये जानना चाहिए कि ए ग्रेनुलोसाइट इसको क्यों बोला है। ए ग्रेन्यूल एक शब्द आया है, ए ग्रेन्यूल दैट मीन्स देयर इज नो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द साइटोप्लाज्म। अगर कोई सेल है WBC, उसके साइटोप्लाज्म में हमें कोई ग्रेन्यूल्स नजर नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि वो ए ग्रेनुलोसाइट है। इसके फीचर्स क्या हैं? मोनोन्यूक्लियर, सबसे पहले इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। देखिए, हमने जब अध्ययन किया था पहले, इससे पहले किसके बारे में हमने अध्ययन किया था? पहले ग्रेनुलोसाइट के बारे में। उसमें देखा था कि किसी में मल्टी लोब्ड, किसी में बाई लोब्ड, यानी न्यूक्लियस जो है उसके अलग अलग शेप हमें मिल रही थी, अलग अलग प्रकार के। यूं कहने को कि कई न्यूक्लियस उसमें मिल रहे थे। ठीक है, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज हमें एक देखने को मिल रही थी। लेकिन इसकी बात करें, इसमें केवल मोनोन्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। वो फिक्स होगा, उसकी शेप या तो बीन शेप में होगी, जैसे किडनी होती है, किडनी शेप में, या फिर उसकी शेप ओवल शेप में होगी। दूसरी बात, नो ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आप देख पा रहे हो यहाँ डायग्राम में, इसके जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर कोई भी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व नहीं हो रही है। ये दो टाइप की होती हैं, जो ए ग्रेनुलोसाइट सेल्स हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक आपका है मोनोसाइट, यहाँ मोनोसाइट, और पीछे जो लिखा हुआ है वो है लिम्फोसाइट। एक है मोनोसाइट, एक है लिम्फोसाइट। दो प्रकार की जो है ये सेल्स इसके अंतर्गत आती हैं, इसकी जो सब क्लास है। ठीक है, देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट जो है लॉन्गेस्ट कॉर्प सेल्स होती हैं, सबसे लंबी होती हैं सेल्स। ठीक है, लगभग 12 से 15 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, थोड़ी लंबी, कुछ लॉन्गेस्ट होती है, लंबी होती है सबसे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द लॉन्गेस्ट ल्यूकोसाइट, देन यू विल टेल द
मोनोसाइट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्पसल्स अमंग ऑल द WBCs। इन टिश्यू स्पेस में जाने के बाद में ये क्या काम करते हैं, सपोज करो नॉर्मली ये अभी ब्लड में है, अब ये ब्लड स्ट्रीम से निकल करके टिश्यू में जाती है, ठीक है। जब ये टिश्यू में पहुंचती है तो टिश्यू स्पेस में जाने के बाद में अपने साइज को ये बड़ा कर लेती है, ठीक है, इसके साइज को एनलार्ज कर लेती है। और एनलार्ज यानी कि मैक्रो, आप जानते हो माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा, तो अपने साइज को मैक्रो यानी कि बड़ा कर लेती है, एनलार्ज कर लेती है। अब इसका नाम पड़ जाता है फैगो, इसको नाम बोलते हैं मैक्रोफेज, इसको कहा जाता है यहाँ पर मैक्रोफेज। और इसका जो एक्शन होता है, इसका एक्शन होता है फैगोसाइटिक एक्शन। फैगोसाइटिक मतलब किसी चीज को एंगल्फ कर लेना, किसी चीज को खा जाना, ठीक है, फीड कर लेना। पढ़ते हैं इसके बारे में। इन टिश्यू स्पेस, टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है उसमें जाने के बाद में द मोनोसाइट एनलार्ज इट्स शेप, अपनी शेप को वो बड़ी कर लेती है, ठीक है, अपने साइज को बढ़ा लेती है, ठीक है। शेप साइज कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। लगभग 80 माइक्रो, आप देख पा रहे हो यहाँ 12 से 15 है माइक्रोमीटर साइज। देखो इसने लगभग 16 मान ले इसको, तो 16 पंजे 80, लगभग 6 गुना इसने, लगभग 5 गुना अपने साइज को बढ़ा लिया। यहाँ छोटी सी ये टिश्यू स्पेस माने को इसने इतना बड़ा साइज अपना कर लिया, ठीक है। बड़ा साइज क्यों किया, ताकि लार्ज पार्टिकल को भी एंगल्फ कर सके, बड़े पार्टिकल किसी बैक्टीरिया वायरस को भी ये खा सके आराम से, ठीक है, फैगोसाइटोसिस कर सके। तो इसलिए इसको कहा जाता है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज मतलब मैक्रो यानी कि बड़ा साइज कर लेना, मैक्रोफेज कहा जाता है। दैट कैन फीड लार्ज पार्टिकल, जो कि बड़े पार्टिकल्स को जैसे बैक्टीरिया आदि को भी खा सके, उसको नष्ट कर सके। और इस एक्शन को कहते हैं, जो ये एक्शन ये कर रही है कि अपना साइज बड़ा किया और बड़ा साइज करने के बाद में किसी बड़े पार्टिकल को एंगल्फ कर लिया, खा लिया, इस एक्शन को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। और इन सेल को क्या बोलेंगे, फैगोसाइट, ठीक है। इसके अलावा देखो मोनोसाइट तो है ही है, प्लस जो न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल दोनों का एक्शन जो है फैगोसाइट एक्शन होता है। न्यूट्रोफिल भी किसी पार्टिकल को, किसी बैक्टीरिया को, किसी फॉरेन मटेरियल को एंगल्फ करती है, खाती है। दूसरी ओर जो मोनोसाइट है वो तो उसका एक्शन तो है ही फैगोसाइटिक एक्शन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई होगी। और अगली बात में लिखी हुई फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। जब भी कोई पार्टिकल या जब भी कोई फॉरेन मैटर, कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पैथोजन बॉडी पर अटैक करता है, तो ये फर्स्ट लाइन डिफेंस, ये सबसे पहले जो है एक्शन करना शुरू करती है, बॉडी की डिफेंस करती है, बॉडी की रक्षा करती है, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये फर्स्ट लाइन है, सबसे पहले जो है अपना एक्शन करना शुरू करती है। तो आई होप आपको मोनोसाइट पूरा समझ में आया होगा। मोनोसाइट के बारे में कितना जानना है आपको, कि पहली बात ये हुई कि ये लॉन्गेस्ट होती हैं, ठीक है, इनका जो साइज है वो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। इलोंगेटेड शेप इनकी होती है, लगभग 12 से 15 माइक्रोमीटर तक का जो है इसकी ये लॉन्ग हो सकती हैं। जब टिश्यू स्पेस में जाती हैं तो अपने साइज को बढ़ा लेती हैं। साइज जब बढ़ जाएगा तो माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा, तो हम इसको कहेंगे मैक्रोफेज, ठीक है, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज इसको बोला जाएगा। अभी क्या काम करेगी, ये किसी बड़े पार्टिकल को, जिस भी पार्टिकल ने, पार्टिकल कह सकते हैं या कोई भी आप पैथोजन कह सकते हैं, कोई भी इन्फेक्शन कॉज करने वाला कोई भी मटेरियल, बैक्टीरिया, वायरस, कोई हो सकता है, जब वो बॉडी पर अटैक करता है तो उसको अपना साइज इतना बढ़ा लेती है ये, ताकि उस पार्टिकल को एंगल्फ कर सके, उसको खा सके। और इस भक्षण की प्रक्रिया को, जो फॉरेन मैटर को, ये पार्टिकल को जो ये एंगल्फ कर रही है, इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो मोनोसाइट भी, और मोनोसाइट के साथ साथ में जो हमने पढ़ा था न्यूट्रोफिल, दोनों का ही एक्शन होता है फैगोसाइटिक। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द फैगोसाइटिक एक्शन। दो ऑप्शन इसमें दे रखे हो, दे रखा हो बेसोफिल, ईओसिनोफिल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा हो मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। तीसरा ऑप्शन दे रखा हो कि भाई न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। चौथा ऑप्शन दे रखा हो ईओसिनोफिल और मोनोसाइट। तो करेक्ट आंसर होगा कि एक तो मोनोसाइट, दूसरा न्यूट्रोफिल। एक एम से स्टार्टिंग, एक एन से, एम एन मन, ठीक है, एम एन मन वाला पॉइंट आप याद रखोगे। एम फॉर मोनोसाइट, एन फॉर न्यूट्रोफिल, दोनों का ही जो एक्शन है वो फैगोसाइटिक एक्शन है। इतनी बात क्लियर हुई। तो इसके बाद में ये बात, इतनी पढ़ने के बाद में, इतनी बात जानने के बाद में सेकंड पोर्शन हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसका जो ये पोर्शन है हम पढ़ते हैं, मोनोसाइट कंप्लीट किया, अब हम पढ़ते हैं लिम्फोसाइट के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, लिम्फोसाइट के बारे में, कि लिम्फोसाइट का एक्शन जो है क्या है, कैसा इसका एक्शन होता है, क्या ये काम करती है, किस तरीके से। देखिए लिम्फोसाइट लिखा हुआ है, एक खास शब्द आया है लिम्फ। इसमें जो खास शब्द आया है वो क्या आया है, लिम्फ आया है। लिम्फ का मीनिंग यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, देखो लिम्फ आप जानते हो, कुछ लिम्फोइड हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्प्लीन, लीवर, थाइमस ग्लैंड, ठीक है, ये सब, और लिम्फ नोड्स वगैरह सभी होते हैं। तो बहुत सारी सेल्स जो है, मोस्ट ऑफ सेल्स जो बोन मैरो में बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ सेल्स मैच्योरेशन के पर्पज के लिए
या यूं कहें कि अपनी डेवलपमेंटल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो बोन मैरो से निकल करके वो लिम्फ ऑर्गन में चल जाती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट। सिंपली लिम्फ का संबंध लिम्फोसाइट, साइट यानी कि सेल, लिम्फ आप जानते हो, ठीक है, एक टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जानते हो आप। तो ये भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है, इतनी बात आपको पता है ऑलरेडी। तो लिम्फोसाइट लिम्फ वाली सेल्स, ठीक है। तो कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि अपना मैचुरेशन बोन मैरो के अंदर ही कंप्लीट करती हैं, लेकिन कुछ सेल ऐसी होती है जो कि ट्रेवल करते हुए पहुंच जाती हैं थाइमस ग्लैंड में, ठीक है, कुछ पहुंच जाती हैं थाइमस ग्लैंड में। तो जो बोन मैरो में अपना मैचुरेशन कंप्लीट करें तो B4 बोन मैरो और B4 ही बी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये बहुत आसान ट्रिक याद करने की, B4 बोन मैरो, क्योंकि अपना मैचुरेशन, अपना जो डेवलपमेंटल जो सीक्वेंस है, जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस है, वो उनको कंप्लीट कर रहा है बोन मैरो के अंदर। सो दैट्स व्हाई हमने उनको नाम दिया बी लिम्फोसाइट, मैच्योर्ड इन बोन मैरो, बी लिम्फोसाइट सिंपली। सेकेंड पॉइंट, टी लिम्फोसाइट, जिन्होंने अपना मैचुरेशन करने के लिए थाइमस तक ट्रेवल किया, थाइमस में जाकर के, थाइमस ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड में जाकर के उन्होंने अपनी जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो कंप्लीट की, उसको हमने कहा टी लिम्फोसाइट। सो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। उसके बाद में देखो अगला इसका बेसिक फंक्शन क्या है, इसका मेन काम क्या है। इसका मेन काम जो होता है वो लिखा होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन, प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन, कि ये हमें पैथोजन मतलब कि कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हो सकता है बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ हो, फंगस हो, कुछ भी हो सकता है, जो हमारे शरीर में डिजीज पैदा करे, उसको पैथोजन बोलते हैं। तो ये हमारी प्रोटेक्शन करेगी पैथोजन से, एक बात। दूसरी बात ये, और एंटीबॉडी जो बनने की प्रोसेस होती है, जो एंटीबॉडी बनती हैं हमारे बॉडी में, जैसे कोई भी एंटीजन ने हमारी बॉडी पर अटैक किया, एंटीजन दैट मीन्स किसी वायरस ने, बैक्टीरिया ने, तो उस वायरस को पहचानना, उस बैक्टीरिया को, उस एंटीजन को पहचानना और उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाना। तो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में जो मेन रोल है वो लिम्फोसाइट का होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ल्यूकोसाइट्स, WBC। हमने पढ़ा WBC दो टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जिसकी साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल पाए जाए, एग्रेनुलोसाइट जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स ना पाए जाए। हमने कहा ग्रेन्युलोसाइट के भी तीन टाइप होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल जो एसिड बेस या न्यूट्रल, हम कहें न्यूट्रल डाई से भी जो कि स्टेन हो सके, न्यूट्रोफिल। बेसोफिल जो बेसिक डाई यानी कि मिथाइलिन ब्लू से जो स्टेन हो वो बेसोफिल। और इओसिनोफिल जो एसिडिक डाई, उसका नाम है इओसिन। एसिडिक डाई इओसिन से जो है वो अपना उसमें स्टैंड कर सके अपने आप को, अपनी स्टैंडिंग कंप्लीट करें उसमें, उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको नाम दे देंगे इओसिनोफिल। उसी प्रकार से हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ए ग्रेन्युलोसाइट जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स ना पाए जाएं, ठीक है, ए ग्रेन्युलोसाइट। दो टाइप की, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट पढ़ा हमने और लिम्फोसाइट पढ़ा, ठीक है। मोनोसाइट का था लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं, जाना उसके बारे में, फैगोसाइटिक एक्शन होता है। ऐसे लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ा कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं और दो टाइप की होती हैं, लिम्फ ऑर्गन में इनका जो है मेनली मैच्योरेशन या डेवलपमेंट इनका कंप्लीट होता है। तो ये सब जानने के बाद में अब हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं, जो हमने अभी तक अध्ययन किया है, वो हमने अध्ययन किया है रेड ब्लड सेल्स का, इरिथ्रोसाइट। सेकंड हमने अध्ययन किया है अभी जस्ट किसका, इरिथ्रोसाइट के बाद में ल्यूकोसाइट, WBC का। अब हम पढ़ते हैं थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स के बारे में। So after completion of leukocyte, granulocyte, agranulocyte, अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट एक ही बात है। इसके रिगार्डिंग बात करते हैं कि प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट क्या होती है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा रेड ब्लड सेल्स, उसको नाम दिया था हमने इरिथ्रोसाइट, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन था कि शरीर में जितनी भी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी उसका एक मेन काम था। WBC में सो फार हमने पढ़ा बेसिक जो फंक्शन था, वो फंक्शन ये था कि वो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले करी थी, कहीं ना कहीं वो डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में या किसी एंटीजन को किल करने में, ये सारे जो बेसिक फंक्शंस थे। सो नाउ डिस्कस करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में या फिर थ्रोम्बोसाइट के बारे में। प्लेटलेट्स का जो अहम रोल है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग में। डिस्कस करेंगे, अलग से टॉपिक भी डिस्कस करेंगे उसके बारे में, पूरा एक वीडियो आपके सामने शूट किया जाएगा उसके लिए। तो अब बात करते हैं सबसे पहले
प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। सबसे पहली बार इसमें हमने की इरेगुलर शेप, कि इनकी कोई शेप निश्चित नहीं। जिस तरीके से हमने बात की थी कि मोनोसाइट लॉन्ग होती है, इलोंगेटेड शेप में होती है। हमने बात की थी कुछ जो ग्रेन्युलोसाइट्स में उनके जो न्यूक्लियस थे वो इरेगुलर शेप में थे, कोई बाइलोब थे, कोई मल्टीलोब थे। लेकिन यहाँ एक खास बात ये है कि ये इरेगुलर शेप की हो सकती है। हो सकता है इसकी शेप ऐसे राउंड हो सकता है इसकी शेप जो है कुछ रेक्टेंगुलर हो सकता है ये कोई निश्चित शेप ही इसकी ना हो, इरेगुलर शेप है। आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं। उसके बाद में खास बात ये भी है इन्यूक्लिएटेड, ठीक है। जस्ट लाइक इरिथ्रोसाइट, जस्ट लाइक आरबीसीज, द प्लेटलेट्स आल्सो इन्यूक्लिएटेड, दैट मींस द सेल्स विदाउट न्यूक्लियस। इन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। हमने बात की थी, अक्सर हम याद रखते हैं कि इरिथ्रोसाइट ही ये वो सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं उनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है। द सेल विदाउट न्यूक्लियस। सेकंड बात करते हैं हम और लाइफ स्पैन के बारे में कि इनका जीवन काल कितना होता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है, विच ऑफ द ब्लड सेल हैविंग द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। So answer must be the erythrocyte, 120 days. After completion of the 120 days, the erythrocyte will decompose into the liver and the spleen. So that's why we call them the graveyard of the RBC. So after that, हमने पढ़ा ल्यूकोसाइट के बारे में। 3 to 4 days उनका जो है कार्यकाल था, जीवन काल था। इनकी बात करें तो इनका जो जीवन काल है 5 to 7 days। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है, जो लाइफ स्पैन है, वो 5 to 7 days है। उसके बाद में देखिए डिकम्पोजेस इनटू स्प्लीन एंड लीवर। हम ये देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो थ्रोम्बोसाइट हैं वो इरिथ्रोसाइट से मैच कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो इरिथ्रोसाइट के साथ में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी शो कर रही हैं। क्यों? हमने कहा कि वो भी डिकम्पोज हो रही थी, कहां पर, स्प्लीन में, लीवर में, और दूसरी बात वो भी इन्यूक्लिएटेड थी। तो दो सिमिलरिटीज हमने यहाँ पे फाइंड आउट की। एक तो सबसे पहली बात इन्यूक्लिएशन वाली स्टेज, सेकंड डिकम्पोजिशन उसका कहां पे होता है, ठीक है। नंबर की बात करते हैं जी, नंबर कितना होता है, कितने संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। नंबर की बात करें तो लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख टू 3.5 लाख इनकी संख्या होती है। अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से, अगर किसी बीमारी की कंडीशन की वजह से, किसी डिजीज कंडीशन की वजह से, किसी भी पैथोजेनिक कंडीशन की वजह से अगर नंबर ऑफ प्लेटलेट्स विल डिक्रीजेस बिलो दिस सर्टेन लिमिट, तो क्या होता है, हमने पढ़ा है डेंगू के बारे में, एडिस मॉस्किटो से डेंगू होता है। तो उस केस में जब प्लेटलेट्स की जो काउंट है वो काफी कम हो जाती है, काफी वीकनेस होती है, फीवर रहता है, बहुत सारे सिम्टोमेटिक्स आपने पढ़े होंगे, उसमें क्या क्या जो चीजें होती हैं उस पर फिलहाल डिस्कस नहीं करना है। जो बात अभी कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं पहले। तो ये उसका नंबर होता है 1.5 लाख टू 3.5 लाख। इससे संख्या कम होगी तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन है। थ्रोम्बोसाइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो प्लेटलेट्स का जो एक अहम जो सवाल उठते हैं, जो अहम जो उसकी बात होती है, वो ये 3 लाइन है। इन लाइन पे गौर करनी है आपको। मैंने रेड मार्क से थोड़ा उसको अलग से पॉइंट आउट करने की कोशिश भी की है। थ्रोम्बोसाइट रिलीजेस ए वैरायटी ऑफ केमिकल्स। थ्रोम्बोसाइट जो है, जो प्लेटलेट्स हैं, वो बहुत सारी वैरायटी के केमिकल्स रिलीज करती हैं और उनको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर क्यों होगा? क्योंकि द फैक्टर विच इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग, दैट मीन्स द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड, ताकि ब्लड जो है ब्लीडिंग लंबे समय तक ना होती रहे, ठीक है। विच आर इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हिंदी माध्यम की अगर बात करें, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया में प्लेटलेट्स का एक अहम योगदान होता है, ठीक है। इसके अलावा नॉट ओनली प्लेटलेट्स इन दिस प्रोसेस ऑफ द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, नॉट ओनली प्लेटलेट्स, द इंजोर्ड साइट, जहां टिश्यू, जो भी टिश्यू इंजोर्ड हुआ है, जहां पर चोट लगी है, विटामिन के, कैल्शियम, so these are all the factors which involve in the coagulation of blood. So not only platelets but some other factors are also responsible for the coagulation of blood. So this is all about the blood and its composition. ठीक है।